जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिन भी साथियों ने दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। आप प्ले स्टोर में सर्च करना सेल्फ स्टडी क्लासेस, और दोस्तों है ना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखो कमेंट बॉक्स में लिंक दी है चैनल की। तो आप दोस्तों ये ऐप डाउनलोड कर ले, सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से इंस्टॉल करना है। ये आपका बेल आइकन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्रिसमस के अवसर पर 50% का सीधा सीधा ऑफ आपको मिलने वाला है प्रत्येक कोर्स में आपको यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये पूरा कोर्स 2400 रुपए का है, लेकिन आपको ये 50% ऑफ में मात्र 1200 रुपए में ये मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आप खरीदते हो तो ये पूरा कोर्स 1000 रुपए का है, लेकिन 50% ऑफ में आपको मात्र 500 रुपए में मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में अभी तक 1000 प्रश्न का था, अब दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाले हैं पूरे 3000 प्रश्न। 3000 प्रश्न मात्र 500 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत पूछी जाती है हिंदी में, उसके लिए भी 50% ऑफ का है। ये दोस्तों पूरा कोर्स 700 रुपए का है, लेकिन आपको मिलेगा 350 रुपए में, ठीक है। तो इन टेस्ट को आप मात्र दोस्तों 23 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक इन कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बर्थडे लीग चल रहा है, बर्थडे लीग है ना, क्लास प्लस कंपनी का बर्थडे लीग है। इस अवसर पर आपको 50% ऑफ 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये 50% ऑफ का ऑफर चलेगा। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा पूरा हिंदी साहित्य का, हिंदी व्याकरण, है ना। यहां पर आपको ट्रिक्स वाली वीडियो भी मिलेंगे और ये 1200 रुपए में आपको परचेस करना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का भी दोस्तों 50% ऑफ में, यानी कि ये सिर्फ 500 रुपए में आप परचेस कर पाओगे हिंदी व्याकरण का, ठीक है। और संस्कृत का भी दोस्तों आपको 50% ऑफ में 350 रुपए में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो संस्कृत वाले में, ठीक है। तो सभी लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें, टेस्ट सीरीज तो आपको खरीदना है। ये अभी तक 1000 प्रश्न थे, अब आपको यहां पर 3000 प्रश्न मिलने वाले हैं मात्र 500 रुपए में। टॉप 3000 प्रश्नों का यहां पर संकलन किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखें। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग आ जाएं, और जब आ जाते हैं तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो जल्दी ही कोर्स में एडमिशन लें, और यहां पर दोस्तों आपको सारे वीडियो और सब कुछ उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दें जल्दी से, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। 4 विकल्प है आपके सामने। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। पहला विकल्प है आपके सामने रमाशंकर शुक्ल रसाल, दूसरा विकल्प है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। अब आपको बताना है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। चित्र भाषा शैली आपको बताना है, तो उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। छायावाद को एक कई बार पूछा गया है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर बताया आशुजी गोंडवाल, वेरी गुड आंसर। रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। आपके सामने प्रश्न है। 4 विकल्प में पहला विकल्प है आपका नवाब राय नाम से, दूसरा विकल्प है दोस्तों जकी नाम से, तीसरा विकल्प है रत्नाकर, और चौथा विकल्प है बैद्यनाथ नाम से। अब आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। जब तक मैं आपको बता दूं कि दोस्तों प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था शशि जी, वो नाम था, क्या नाम था, धनपत राय। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, लेकिन ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय नाम से। प्रेमचंद जी उर्दू में लिखते थे नवाब राय नाम से, ठीक है।
वैद्यनाथ ये दोस्तों किसका नाम है? ये नागार्जुन, नागार्जुन का है। जल्दी से बताओ किसका नाम है? वैद्यनाथ। और जकी, जकी उपनाम से लिखते थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर वी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से लिखते थे एसजी, है ना, इसको याद रख लेना। बी आपका बिल्कुल सही है, वैद्यनाथ नाम से लिखते थे नागार्जुन। बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक है 39। इसमें आपको 4 विकल्प लेंगे। पहला विकल्प आपके सामने है जायसी, दूसरा है मुल्ला दाऊद, तीसरा नूर मोहम्मद और चौथा है मुल्ला बजी। वही सूफी काव्य धारा है दोस्तों जो आपने देखा होगा कि भक्ति काल दोस्तों 2 भागों में, 2 शाखाओं में बटा हुआ था, सगुण और निर्गुण, है ना। निर्गुण भी 2 शाखाओं में बटा था। कौन कौन सी? एक तो प्रेमाश्रयी और दूसरी ज्ञानाश्रयी, है ना। तो यहां पर बिल्कुल सही है आंसर। क्या आंसर है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो वो माना जाता है मुल्ला दाऊद। कौन माना जाता है? मुल्ला दाऊद। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है कौन सा? चंदायन। क्या नाम है? चंदायन। वेरी गुड आंसर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, अगला बताना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? सुषमा जी, लीला पनवर जी, सभी लोग बताएंगे गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है ना। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से चयन करना है। और जिसने भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको पूरा हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, विस्तृत, तिरकी, है ना, टेस्ट सभी कुछ उपलब्ध है। ठीक है, अब यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 40। तो 40 का आंसर सभी लोग बताएंगे। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन करने वाले हैं दोस्तों 40 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। यानी आपका उत्तर क्या है? वी नंबर। ठीक है, बी आपने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड आंसर। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 विकल्प है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, या फिर सुमित्रानंदन पंत, या फिर श्याम सुंदर दास। यहां पर बताना है यस जी। उत्तर क्या है? 41। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की जो प्रथम अध्यक्षता की थी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी? तो 41 का आंसर बहुत सारे लोगों ने बता दिया है प्रेमचंद। प्रेमचंद यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रेमचंद जी ने की थी, है ना, वेरी गुड। 36 में दोस्तों, ये 1936 में इस अधिवेशन की स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? प्रश्न क्रमांक 42। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति आपको बताना है। हां, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? चित्रलिपि से, शामी लिपि से, ब्राह्मी से, या फिर अरमेइक लिपि से? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति आपको बतानी है, किससे मानी जाती है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति? और 42 का आपने चयन किया है, क्या किया है? वेरी गुड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों ने बी बता दिया, जिनने बी बताया उनका आंसर गलत है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमेइक लिपि से। किससे मानी जाती है? बी वालों के आंसर गलत हैं। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। अरमेइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति होती है और आपका उत्तर जाता है डी की तरफ, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा राहुल जी। अरमेइक लिपि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है?
अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है 4, 5, 6 या फिर 7। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े हैं और अंतस्थ व्यंजन सभी लोग पढ़ के आए हैं और पढ़ते रहते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बोले सर अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। ठीक है, 4 यानी कि ए नंबर है ना। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है ब्राह्मी लिपि से, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे होती है, तो आपका उत्तर होगा अरमेइक लिपि से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 44, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? राधिका जी, कविता जी। दोस्तों अभी आपको कोर्स खरीदना है तो सारे कोर्सों में, संपूर्ण कोर्सों में 50% का ऑफर चल रहा है, यानी कि 1 जनवरी तक पूरा 50% का ऑफर रहेगा, है ना। तो सभी को ये कोर्स खरीदना है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? 44 का आंसर। मानक हिंदी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर अगर मानक हिंदी की बात करोगे तो मानक हिंदी का उत्तर होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो बहुत सारे लोगों ने सही बताया। मानक हिंदी से तात्पर्य होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ए नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेवाती चयन करना है, किस उपभाषा वर्ग की बोली है मेवाती? अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी से निकली है कौन कौन सी निकली है? गुजराती, राजस्थानी, है ना। किससे? स्वर सैनी अपभ्रंश से, है ना। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। और पश्चिमी हिंदी से निकली है कौन सी निकली है? कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो यहां पर मेवाती की बात आती है तो मेवाती है राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी में भी ये उत्तरी राजस्थानी है। कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। ये उत्तरी राजस्थानी मानी जाती है मेवाती, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? वी नंबर, बिल्कुल सही है ना। अगला है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में संघ की राजभाषा, जल्दी से बताओ। संविधान के अनुच्छेद 351 में विषय का वर्णन है, तब आपने चयन किया है कि 351 में अनुच्छेद जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, भाषा से संबंधित अनुसूची है, लेकिन 343 से लेकर के 351 जो अनुच्छेद है ये भी दोस्तों राजभाषा से संबंधित है ना। और यहां पर आपको पता है कि अनुच्छेद 351 में जो वर्णित है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि आपका बिल्कुल सी नंबर, वेरी गुड आंसर। ग्वालियर की बोली क्या है? यह भी कई बार पूछा जाता है। 47 में ग्वालियर की बोली क्या है? दोस्तों ये चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल, है ना। तो ग्वालियर की बोली बतानी है, जल्दी से बताएंगे। मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, और ग्वालियर की बोली क्या है कई बार पूछा गया क्वेश्चनों में, है ना। तो फटाक से 4 विकल्प हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। ग्वालियर की बोली का नाम क्या है? तो आपने चयन किया है कि सर जो ग्वालियर की बोली है वो कौन सी है? ग्वालियर की बोली 47 का आंसर बहुत सारे लोगों ने चयन किया है, बुंदेली। वेरी गुड आंसर, बुंदेली। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदेली दोस्तों पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की भाषा है कौन सी? बुंदेली, यानी कि ये ग्वालियर की बोली है, बुंदेली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? 4 विकल्प में से आपको चयन करना है दोस्तों। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, यह बताना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बबली जी, हेमानी, पनवर, अलका जी, सभी लोग बताएंगे
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम जो दिया है वो किसने दिया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर आया है कि सर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम देने वाले जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि आपका उत्तर है विकल्प नंबर बी। वेरी गुड, बी नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी नंबर। साहित्यिक अपभ्रंश, और आपको पता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को यहां अगर आगे साहित्यिक लग जाता, साहित्यिक, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, है ना। गुलेरी जी की अपन ने 3 कहानियां पढ़ी थी दोस्तों, 3 कहानियां, है ना। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियां पढ़ी थी, है ना। अब अगला बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अगर आपको पता है तो बताएं, बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोंगरी, यानी कि 49 का आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? गौरव यादव जी, संतोष सोनकर, सभी लोग बताएंगे। और ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी है, ठीक है। सभी लोग डाउनलोड कर लें। और दोस्तों यहां पर बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। मैथिली है, कौन सी नहीं है? डोंगरी है, बोडो है, कौन सी नहीं है? भोजपुरी। भोजपुरी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों ने सी बताया, जो बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट बताना है दोस्तों आपको, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी या फिर भारवी, कौन माने जाते हैं मालती माधव के रचनाकार? ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। और कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किस किसने डाउनलोड नहीं किया? मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव बताना है और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर मालती माधव के रचनाकार हैं कौन? भवभूति। कौन है? भवभूति। बोले सर मालती ने भभूति लगा ली। मालती ने क्या लगा ली? भभूति लगा ली मालती ने। तो भभूति यानी ए नंबर, ठीक है। भभूति लगा ली किसने? मालती ने। तो मालती माधव भवभूति की रचना होगी कि हर्ष की? भवभूति। वेरी गुड। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 51। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको पता होगा, एक क्वेश्चन और आता है कि दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? तो आप बता देते हो सोरठा। दोहा का उल्टा छंद होता है सोरठा, है ना। लेकिन यहां पर रोला छंद के प्रत्येक चरण में पूछा गया कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न क्रमांक 51। 51 का उत्तर बताना है। KM रीना जी, नरेश कुमार जी, अनु जी, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं? बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका क्या? 24। 24 यानी कि 24 मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में, है ना। याद रखना 24 सी नंबर बिल्कुल सही है। किस कृति के लेखक नामवार से हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस कृति के लेखक नामवार से हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया। आलोचना और काव्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज या फिर दूसरी परंपरा की खोज। किस कृति के लेखक नामवार से माने जाते हैं? तब आपका 52 का आंसर नामवार से है। बोले सर नामवार से है यानी कि दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नामवार से की रचना कौन सी है? दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है? यानी कि 53 का आंसर द्वापर। राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त, निराला या फिर महादेवी वर्मा। द्वापर की रचनाकार कौन है?
द्वापर किसकी कृति मानी जाती है? ये आपको बताना है। यहां पर 4 विकल्प हैं। द्वापर के रचनाकार कौन है? और अंजू जी, कमलेश जी, ममता जी, द्वापर के जो रचनाकार हैं वो है कौन? 53। वेरी गुड आंसर। आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त, यानी बी आपका बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त द्वापर किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त साहब की, यानी बी नंबर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आपको बताना, भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। कुशल परिवर्तन, लक्ष्मी पांडे जी, प्रश्न क्रमांक 54। और 54 का आपने चयन किया है कि सर भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? सरल से कठिन की ओर तो नहीं होती है ना। कुछ लोग सी लगा रहे हैं। सी वालों का उत्तर गलत। उत्तर सही होगा आपका कठिन से सरल की ओर। भाषा की प्रवृत्ति होती है कठिन से सरलता की ओर। वेरी गुड, बी नंबर बिल्कुल सही। प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? प्रेमचंद घर में, आपको मैंने कई बार बताया, बोले सर प्रेमचंद की दूसरी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। क्या था? शिवरानी देवी। और शिवरानी देवी से जब पूछा गया प्रेमचंद घर में है, बोले हाँ प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद घर में है। तो इन्होंने जीवनी लिखी थी एक, शिवरानी देवी ने। क्या लिखी थी? प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में है ना, किसने? शिवरानी देवी। यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर याद रखो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सभी से बनना चाहिए। वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ये दोस्तों लिखी है किसने? कुमुद नागर ने ये लिखी है। कुमुद नागर ने ये रचना वट वृक्ष की छाया जीवनी लिखी है। किसने? कुमुद नागर ने लिखी है। लेकिन आपको बताना है कि किसके जीवन पर आधारित है। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 56, 56 में आपको चयन करना था और अधिकांश लोगों ने बता दिया कुमुद। लेकिन इसका उत्तर दोस्तों क्या है? ये उत्तर कुछ लोग सी लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगा रहे हैं, लेकिन आपका सही आंसर होगा क्या? अमृतलाल नागर। ये वट वृक्ष की छाया के रचनाकार अगर पूछा जाता तो रचनाकार में आप लगा देते कुमुद नागर, लेकिन आपसे रचनाकार नहीं पूछा गया। तो इस जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है अमृतलाल नागर की, है ना। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। सी नंबर सही है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? दिनकर, अज्ञे, मोहन राकेश या फिर जैनेन्द्र कुमार? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? और साथियों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भयंकर तूफानी बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तो आइए ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स परचेस करिए और करिए तूफानी बल्लेबाजी, है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़िए, विस्तृत पढ़िए, ट्रिक से पढ़िए। अकाल पुरुष गांधी कई बार पूछी गई जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी, ये दोस्तों बताना है। प्रश्न क्रमांक 57, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया और आपने उत्तर बताया। बोले सर अकाल पुरुष गांधी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है और डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है, माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित है? यानी कि 58 का आंसर। माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित हैं? आत्मकथा, संस्मरण, कहानी या फिर रेखा चित्र? माटी की मूर्तें आपको पता है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की ये क्या है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी का एक क्या है? कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है? माटी की मूर्तें बताना। माटी की मूर्तें, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि माटी की मूर्तें हम वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना।
तो माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रेखा चित्र। जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, रेखा चित्र, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, नीड़ से निर्माण, है ना, सभी लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक, बताना है आपको ये कितने भागों में विभाजित है, कितने भागों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है, क्या नाम है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो उत्तर आपका क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, 4 भागों में प्रकाशित है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी कि 60 का आंसर, तरुण के स्वप्न, ये आत्मकथा किसकी है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तरुण के स्वप्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 60। और तरुण मतलब होता है युवा, और हर युवा का स्वप्न होता है कि हम भी सुभाष चंद्र बोस बने। तरुण मतलब क्या होता है? अपन बोलते तरुणाई क्रांति, मतलब युवाओं की क्रांति, और तरुण मतलब होता है युवा, और हर युवा का स्वप्न होता है कि हम भी सुभाष चंद्र जैसे बने। और उत्तर हो जाएगा कि तरुण, और तरुण का स्वप्न होता है कि हम भी सुभाष चंद्र बोस जैसे बने, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, बी आपका बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, इनका नारा था। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? 61 का आंसर, अलंकार संप्रदाय कौन माने जाते हैं दोस्तों? कुंतक, क्षेमेंद्र, आचार्य भामा या फिर आचार्य बामन। प्रश्न क्रमांक 61, अलंकार संप्रदाय बताना है एस बी वर्मा, कुलदीप जी। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड जरूर कर ले। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का घमासान दोस्तों, यहां पर 61 का आंसर बताना है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। और उत्तर हो गया आपका अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय भामा जी का है, रीति संप्रदाय बामन जी का है, रीति संप्रदाय बामन जी का है, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र जी का औचित्य संप्रदाय है, क्षेमेंद्र जी का कौन सा संप्रदाय? औचित्य, है ना। और कुंतक जी का कौन सा संप्रदाय है? जल्दी से बताओ, कुंतक जी का संप्रदाय कौन सा है, ये भी आपको बताना है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह का है, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर वी। वी आपने चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है, वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कमेंट में। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका उत्तर आपको बताना है। वेरी गुड आंसर, वक्रोक्ति संप्रदाय के माने जाते हैं कौन? शंकुक, याद रखो सभी लोग, वेरी गुड आंसर, वक्रोक्ति के शंकुक, ठीक है, ठीक है, कुंतक, सॉरी कुंतक, वक्रोक्ति के कुंतक माने जाते हैं, बहुत बढ़िया। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये बताना है। मतलब आप लोगों के लिए पता है, पता है तो अगला क्वेश्चन बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? और सबसे पहले इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस रचना के लिए मिला? आपको पता है कि दोस्तों 1954 में क्या हुआ? स्थापित हुआ, फिर 1955 में ये दिया गया सबसे पहले, तो 1955 में मिला था किसके लिए? किसके लिए मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को पूछा है, तो बिल्कुल सही आंसर हेम तरंगणी, हेम तरंगणी के लिए मिला था इन्हें दोस्तों। कौन सा, कौन सा मिला था? वेरी गुड आंसर, ए नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। शब्दार्थौ काव्यम, यह परिभाषा किसने दी? 63, शब्दार्थौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? बिल्कुल सही, बामन ने, रुद्रट, मम्मट या फिर भामह ने, किसने दी है?
ममता श्रीवास्तव, रेखा बोरा जी, कला और बूढ़ा चांद क्यों बता रहे हैं आप लोग? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद आप लोग क्यों बता रहे हैं? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है क्या? शब्दार्थ काव्यम, ये परिभाषा है दोस्तों किसकी? रुद्रट की। रुद्रट यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर रुद्रट की, रुद्रट ने दी थी परिभाषा शब्दार्थ काव्यम। शब्दार्थ काव्यम यानी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला बताना है आपको, काव्य को 15वीं विधा किसने माना? प्रश्न क्रमांक 64। बहुत बढ़िया प्रश्न है। काव्य को 15वीं विधा मानने वाले कौन है? कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था पंत जी को 1960 में, है ना? 1960 में पंत जी को मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, यानी कि कला और बूढ़ा चांद रचना है पंत जी की, है ना? याद रखना, काव्य को 15वीं विधा किसने मानी है और काव्य को 15वीं विधा बतानी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। काव्य को 15वीं विधा, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर बोले 15वीं विधा राज करती है ना? 15वीं विधा राज्य करती है। 15वीं विधा क्या करती है? राज करती है। तो राजशेखर ने 15वीं विधा माना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर एक। एक जिन्होंने चयन किया वो बिल्कुल सही है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया? आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4, 5, 3 या फिर 6? कितने अलंकारों का उल्लेख किया आचार्य भरत ने, यानी कि 65 का आंसर। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का वर्णन किया? दोस्तों आपको पता है कि नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि का ग्रंथ है। सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय माना जाता है ना? और दोस्तों रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भरत, और इन्होंने रसों की संख्या तो 8 मानी। रसों की संख्या 8 मानी, कुछ लोगों ने 8 लिख दिया। 8 नहीं बताना है। इन्होंने अलंकार की जो संख्या मानी है वो मानी है कितनी? 4। 4 यानी कि ए नंबर। वेरी गुड सर। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों की संख्या मानी है? 4 मानी है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों, इसकी पीडीएफ ऐप पर डली है। इसकी पीडीएफ ऐप पर डली हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? ध्वन्यालोक क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, कुंतक या फिर दंडी? यानी कि 66 का आंसर। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और यहां पर आपको ध्वन्यालोक चयन करना है। उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्वन्यालोक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर वी। ठीक है, ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं कौन? अभिनव गुप्त। वी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, इसको कट करो, इसको कट करो। ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त है ना? अभिनय गुप्त। बोले सर जब हम अभिनय करते हैं तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि। ध्वन्यालोक अभिनय गुप्त। अभिनय गुप्त यानी वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? हिंदी का प्रथम गद्यकार बताना है। लल्लूलाल, बालकर्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? आपको पता है दोस्तों कि 1800 ईस्वी में कौन से कॉलेज की स्थापना हो गई थी? जल्दी से बताओ। और वहां पर दोस्तों लल्लूलाल जी को नियुक्त किया गया था, है ना? सदा सुखलाल न्याज, लल्लूलाल जी, है ना? और गिलक्राइस्ट जो थे इसके फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट, है ना? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो गई थी 1800 में। वहां पर भाषा मुंशी के रूप में लल्लूलाल जी को नियुक्त किया गया था। और इनकी एक रचना थी कौन सी? प्रेम सागर। कौन सी थी? प्रेम सागर। और ये प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। कौन? लल्लूलाल। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये जिन्होंने चयन किया बिल्कुल सही। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद बतानी है मम्मट की, भट्ट लोलट की, भट्ट नायक की या फिर आनंद वर्धन की? भुक्तिवाद
सभी लोग चयन करेंगे। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, भट्टलोलट या फिर आनंदवर्धन की? तो आपका बिल्कुल सही है कि भुक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं भट्टनायक। भुक्तिवाद भट्टनायक, ठीक है, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। फिर भट्टनायक माने जाते हैं। कुटज, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु? कुटज बोले वो तो हजारों बार कुटा। कितने बार कुटा? हजारों बार। अपन बोलते ना कि सर वो तो कुटता ही रहता है, हजारों बार कुटा है। कितने बार कुटा है? हजारों बार कुटा है। तो कुटज के रचयिता भी कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या फिर भारतेंदु होंगे? तो आपने बताया कि सर वो तो हजारों बार कुटा है, हजारों बार कुटा यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार कुटा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, कुटज। ठीक है, अगला है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी अलका सरावगी, नरेश मेहता, मृदुला गर्ग या फिर रामचंद्र शुक्ल? शेष कादंबरी कई बार पूछी गई ये रचना है शेष कादंबरी, जल्दी से बताओ। और दोस्तों ऐप डाउनलोड जरूर करो। कितनी बार आपसे बोला है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। 1 जनवरी से 1-2 जनवरी से आपकी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। फ्री लाइव क्लास ऐप पर स्टार्ट होंगी, है ना? तो फ्री लाइव क्लास भी ऐप पर स्टार्ट होंगी दोस्तों, वो उसके लिए आप जुड़ सकते हो। ठीक है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी यानी कि ए नंबर, है ना? इनका एक उपन्यास है बाया बाईपास। बोले सर अलका का पलका बाईपास में डला है। अलका का पलका बाईपास में डला, तो अलका का पलका डला है, तो बाया बाईपास भी इनकी एक रचना है ना? शेष कादंबरी कई बार पूछी गई अलका सरावगी की, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव क्या माना है? करुण रस का स्थायी भाव क्या माना रामचंद्र शुक्ल की? बताना है निर्वेद, दैन्य, गिलानी या फिर करुणा, यानी कि 71। और 70 का वन का चयन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव क्या माना है? नॉर्मली आपको पता है करुण रस का होता है करुणा, करुण रस का करुणा है। अब रामचंद्र शुक्ल भी अलग नहीं मानेंगे, इससे मिलता जुलता ही कह देंगे। क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? करुणा। क्या कहेंगे? करुणा। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने इस करुण का स्थायी भाव माना है करुणा। करुणा या डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? अध खिला फूल, आपने पढ़ा है अध खिला फूल। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फुल्लोरी, देवकी नंदन खत्री, हरिऔध या फिर बालकृष्ण भट्ट का? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन? क्या हो जाएगा? अध खिला फूल रह गया। बोले सर अयोध्या में अध खिला फूल रह गया, तो हरिऔध। हरिऔध यानी कि बी नंबर। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध को पढ़ना दोस्तों, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है ना? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता देना हरिऔध। ठीक है, और इनका पूरा नाम अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और दोस्तों हरिऔध जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा में दोस्तों निःशुल्क बिना वेतन सेवा की, इसलिए इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी हरिऔध जी को, है ना? इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इनका उपन्यास है, याद रख लेना। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास। वैदेही वनवास इनका दोस्तों प्रबंध काव्य, वैदेही वनवास। पारिजात भी इनका प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध जी की ये रचना है ना? कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है? कौन सी नहीं है? भारत पाक विभाजन पर आधारित एक कहानी पूछी जाती है हमेशा, तो यहां पर आपको बतानी कौन सी नहीं है। सिक्का बदल गया, फांसी, जन्मभूमि या फिर व्यथा सरगम, यानी कि 73। सभी लोग चयन करेंगे। जिनको पैड कोर्स लेना है वो पैड कोर्स लेकर के हिंदी साहित्य का अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य की तैयारी टिड़की तरीके से करेंगे, है ना? जिनको लेना है वो आगे आए और परचेस करें और मस्ती से पढ़ें, है ना? उनको दोस्तों बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बोले सर सिक्का बदल गया, ये तो है। जन्मभूमि हो या फिर व्यथा सरगम हो, ये है। लेकिन कहानी कौन सी नहीं है?
ये फांसी कहानी जैनेन्द्र कुमार की, ये फांसी कहानी जैनेन्द्र कुमार की ये कहानी दोस्तों भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है, भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। कसना सोती रही और भारत पाक का सिक्का बदल गया, कसना सोती रही और भारत पाक का सिक्का बदल गया। इस सिक्का बदल गया कसना सोपती, कसना सोपती है ना, ये भारत पाक विभाजन पर कई बार पूछी गई। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारतेंदु को प्रथम निबंधकार किसने माना है। शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र। यानी कि 74 का सभी को चयन करना है। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, जल्दी से कमेंट लिखेंगे सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना। तब उत्तर आपका होगा शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान ने माना है दोस्तों। यानी कि इसको याद रख लेना, भारतेंदु जी को शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, शिवदान सिंह चौहान। तुक्का नहीं लगाना, रामचंद्र शुक्ल वाला तुक्का नहीं लगाना। बोले सर जहां ना बने तो शुक्ल लगा दो, ये शुक्ल नहीं चलेगा यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान चलेगा। यानी कि उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है, तुम चंदन हम पानी शरद जोशी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय या फिर रमेश चंद्र शाह। तुम चंदन हम पानी है ना, तुम चंदन हम पानी दोस्तों। और उत्तर इसका क्या होगा, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं। सभी लोग बताना है, सभी लोगों को आंसर चयन करना है। और तुम चंदन हम पानी ये जो निबंध है, तुम चंदन हम पानी, जिसमें विद्या होगी वही बोलेगा ऐसा, वही बोलेगा ऐसा। विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि तुम चंदन हम पानी। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। ब्रज भाषा आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारतेंदु युग की भाषा क्या थी तो आप बता देना ब्रज भाषा। भारतेंदु युग की काव्य भाषा क्या थी, तो काव्य भाषा तो ब्रज थी, है ना। और दोस्तों गद्य की भाषा क्या थी, गद्य की भाषा थी क्या, गद्य की भाषा थी खड़ी, है ना। गद्य तक सीमित रही खड़ी, है ना। जैसे ही सरस्वती पत्रिका का उदय हुआ, भारतेंदु युग का, द्विवेदी युग का उदय हुआ और खड़ी बोली ने अपने पांव पसार लिए। और पांव पसारे तो हरिऔध जी ने प्रथम महाकाव्य लिख दिया खड़ी बोली में, प्रिय प्रभास, है ना। कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है ये हमें पूछा गया। और हमने आपको कई बार ट्रिक से भी बताया है कि जिनमें राम और मंगल आए वो अवधि, जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा। ऐसी कई ट्रिक आपको मिलने वाली हैं, है ना। तुलसीदास की कई बार पूछी जाती है रचना कि कौन सी ब्रज में है, कौन सी खड़ी बोली में है। तो मैंने एक ट्रिक आपको दे दी साधारण सी कि जिनमें राम और मंगल आए, जिनमें राम और मंगल आए वो अवधि, जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज। तो मंगल आया जानकी मंगल, ये खंड काव्य तुलसीदास जी का, है ना। तुलसीदास जी का ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा खंड काव्य है, कौन सा खंड काव्य है, प्रश्न क्रमांक 78 बताना है। दोहाबली, बरबे रामायण, पार्वती मंगल या फिर विनय पत्रिका। ऊपर कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा लिंक, ऐप की लिंक दी है, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे सभी लोग, है ना। 1 या 2 जनवरी से आपकी लाइव क्लास ऐप पर भी सभी के लिए फ्री लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर भी आपको जुड़ना है। और कोर्स वालों की तो चल ही रहा है, कोर्स वालों के लिए तो स्पेशल सब कुछ मिल रहा है। और कौन सा खंड काव्य है, तो खंड काव्य इनके कौन कौन से हैं, एक तो पार्वती मंगल है और दूसरा जानकी मंगल है ना। जानकी मंगल और दोस्तों जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोनों खंड काव्य माने जाते हैं और दोनों ही अवधी भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए, अवधी भाषा में लिखे गए, किसके, तुलसीदास जी के। तो यहां पर उत्तर आपका चला जाता है बी की ओर, यानी कि पार्वती मंगल आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पार्वती मंगल। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया बात आई है कि मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, छायावाद का, है ना। एक रचना है दोस्तों,
एक रचना है जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, वो रचना कौन सी है? तो आपको बताना है कि बोले सर वो रचना का अगर नाम पूछते हो तो हम बता देंगे पल्लव। हम बता देंगे क्या? पल्लव। और हमने पूछ लिया कि ये पल्लव के रचनाकार कौन है, ये पल्लव के रचनाकार कौन है? तो बोले सर हम बता देंगे क्या? पंत। तो हम बता देंगे पंत। तो पंत की रचना है, पंत की रचना है पल्लव, है ना। इसको याद रखेंगे दोस्तों। युगांत और युगवाणी और ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है इनकी प्रगतिवादी रचना? प्रगतिवादी रचना मानी जाती है इनकी युगांत, युगांत, युगवाणी, युगांत, युगवाणी और दोस्तों ग्राम्य, ग्राम्य भी इनकी मानी जाती है प्रगतिवादी। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य प्रगतिवादी हैं, क्योंकि प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी पंत माने जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पंत माने जाते हैं। पल्लव इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इसे मैनिफेस्टो कहा जाता है छायावाद का। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक पंत को माना है। पंत को माना है प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बताना है पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है। यानी कि 80 का आंसर आपको चयन करना है। 80 का आंसर चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है? स्वर्ण किरण, पल्लव, युगवाणी या फिर युगांत? कौन सी मानी जाती है? सभी लोग चयन करेंगे। जल्दी से चयन करो सभी लोग चयन करो। कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर अगर अरविंद दर्शन की बात करोगे तो अरविंद दर्शन तो स्वर्ण के जैसे था। कैसा था? अरविंद दर्शन तो स्वर्ण के समान है, स्वर्ण के समान यानी कि स्वर्ण किरण, है ना। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये दोस्तों अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती हैं। और आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर ए जिन्होंने चयन किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ए नंबर चयन किया है 80 तक अपना यहां पर कांटा पहुंच चुका है ना। 80 प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों कल अध्ययन करेंगे। आपने अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। यहां पर दोस्तों आपको कई वीडियो उपलब्ध हैं, कई डेमो वीडियो उपलब्ध हैं, कई टेस्ट भी उपलब्ध हैं। उन टेस्ट को आप लगा सकते हैं। और ऐप पर जब आप डाउनलोड करते हो तो इसको रेटिंग जरूर देना है, ऐप को रेटिंग देना है और इसमें रिव्यू भी जरूर देना है। कमेंट जरूर आपका आना चाहिए कि आपको इस ऐप के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से कितनी चीजें मिल रही हैं, कितना ज्ञान वर्धन आप कर रहे हो। तो इसमें रेटिंग आपको जाना है, देना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों कमेंट भी आपका यहां पर आना चाहिए, है ना। साथ ही दोस्तों यहां पर क्रिसमस ऑफर चल रहा है, यानी कि 50% का ऑफ सभी में। यहां पर आपको संपूर्ण कोर्स में 50% ऑफ करके, यानी कि 1200 रुपए में आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको 50% ऑफ, और जहां यहां पर 1000 प्रश्न थे वहां अब 3000 प्रश्नों का संकलन यहां पर आपको मात्र 500 रुपए में ये 50% ऑफ में मिलने वाला है। मात्र कितने? 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक। बाकी दोस्तों संस्कृत यूपी टीजीटी वालों के लिए ये भी 50% ऑफर चल रहा है। 350 में संस्कृत को भी आप कोर्स खरीद सकते हो। साथ ही दोस्तों ये बर्थडे लीग चल रहा है कंपनी क्लास प्लस का, दोस्तों बर्थडे लीग है और 50% ऑफ के साथ आपको ये सारे कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहां आपको 5-5 हजार 10-10 हजार में ये कोर्स मिलते हैं। तो इन कोर्स को आप लेकर के अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित, क्रमबद्ध, रेगुलर बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य ट्रिक से पढ़ सकते हैं, विस्तृत अध्ययन पढ़ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी यहां पर उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी आप खरीद सकते हैं मात्र 500 में, है ना। इनको भी याद करें। संस्कृत का भी कोर्स उपलब्ध है तो संस्कृत का भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों ऐप डाउनलोड जरूर करें, बहुत सारी फायदा होने वाले हैं। विजय राज जी, ठीक है, विजय राज जी सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, है ना। प्रत्येक कोर्स में 50% ऑफ आपको ऑफ मिलेगा, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी सारी चीजें सेल्फ स्टडी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप लोग पढ़ो। आप लोगों के लिए दोस्तों एक लाइव क्लास, बम्पर लाइव क्लास, रोज 9 बजे लाइव क्लास आपको दी जाती है, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास, और 1 साल से कंटिन्यू चल रही है। 1 साल से कंटिन्यू चल रही है। सोनू सिंह जी, है ना, बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र कुमार जी, विजय राज सिंह जी,
प्रमोद जी, सपना, राम, दीपिका जी, लक्ष्मी, रचना जी, सुनीता जी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका 25 तारीख को है, 25 तारीख को टेस्ट आपको देना है। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स तक भेजते रहें कि एक ऐसा भी चैनल है जो आपको फ्री में भी देता है और आपको लगता है तो आप पैसों में बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में कोर्स भी परचेस कर सकते हो, निरंतर दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रीति जी, अखिलेश जी, है ना, और सोनू जी, अर्शदीप जी, आराध्य जी और दिलीप जी, कमलेश जी, सभी लोगों को धन्यवाद। सीमा त्रिपाठी जी, है ना, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहे। और दोस्तों पेड वालों के लिए, पेड वाले भी दोस्त को बिल्कुल सही है। ठीक है, पेड वालों का अलग से रहता है, पेड वालों की लाइव क्लास चलती है शाम को 5:30 बजे। उनकी लाइव क्लास में उनको याद करवाया जाता है, एक ही तथ्य है कि उनको याद करवाया जाता है, एन कैन प्रकार एन ट्रिक से जैसे भी हो पेड वालों को याद करवाया जाता है और तुरंत पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से कितना आपको याद हुआ है। सोनू जी, कमलेश जी, है ना। तो दोस्तों अब अपने मित्रों तक व्हाट्सएप, फेसबुक सभी लोगों को शेयर कर दें ये। और दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, सुषमा जी, सोनू जी, प्रतिमा जी, 1200 वाले में चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपका होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है। शिवमूर्ति, किरण जी, सुषमा जी, पूनम जी, दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत सारे कोर्स आपने देखे होंगे जहां आपको 5000 पेड करना पड़ता है, जहां आपको 10,000 पेड करना पड़ता है हिंदी साहित्य के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको 5-10 हजार नहीं करना है, यहां पर सिर्फ आपको 1200 में संपूर्ण कोर्स, विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ यहां पर मिलता है। ठीक है, तो इससे जुड़े और जुड़कर दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं, है ना, मिनिमम प्राइस में। और दोस्तों बहुत सारी चीजें, है ना, अर्शदीप, है ना, बिल्कुल मास्टर कैडर का एडमिट कार्ड आ गया, वेरी गुड। लवको, सुषमा जी, कमलेश, विद्या जी, है ना, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। सीमा त्रिपाठी जी, है ना। और दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से कल इसी समय पर। पेड कोर्स वालों का शाम को 5:30 बजे लाइव क्लास होती है ना। तो जो भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते वो पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कमलेश कुमारी जी, है ना, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही साथियों। दिलीप कुमार जी, धर्मेंद्र जी, सुनीता यादव जी, है ना, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, है ना। सभी लोग इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं 1 जनवरी तक। ठीक है, नीचे नंबर चल रहा है, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए श्याम पंडित, अर्शदीप, शशि जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।